गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग भाई? क्या हाल चाल सबके? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम मूव करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 में। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट ईईटी का, और मैंने आपको कल एक ओवरव्यू दिया था कि भैया एक्ट क्या होता है, ठीक है ना, एक्ट बनता कैसे है, लॉ बेसिकली है क्या चीज़, ये सब आपको मैंने कल एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे और आप लोगों को नॉलेज आज से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ध्यान रखना, जो मैं आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ वो आपको नोट्स मिलेंगे मेरे मोबाइल ऐप पे, तुषार पहाड़े क्लासेस। ठीक है, जब आपका वीडियो हो जाएगा नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन पे वो ऐप की लिंक मिल जाएगी, उस ऐप पे जाइएगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल। वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो CSET के मॉड्यूल्स भी और हमारे नोट्स भी। ठीक है, सिर्फ मेरे नहीं, जतिन सर के नोट्स लॉजिकल रीजनिंग के, या फिर श्रीनाथ सर के नोट्स जो आपके इसके होते हैं इकोनॉमिक्स के, अंकिता मैडम के नोट्स कम्युनिकेशन के, या जो भी नोट्स फ्यूचर में हम लोग पढ़ाएंगे वो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। राइट गाइस, सो ये आपको मैं बताना चाहता था एक बार कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। और आज से हम लोग शुरू करेंगे हमारी पढ़ाई का सिलसिला। कल हमने बात की थी अबाउट द टॉपिक बेसिकली जो थी हमारी कौन सी, हमने बात की थी अबाउट द लीगल एप्टीट्यूड का जो बेसिक ओवरव्यू था वो मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है लीगल एप्टीट्यूड ऑल अबाउट। ठीक है ना, व्हाट इज लीगल एप्टीट्यूड ऑल अबाउट, वो आपको मैंने कल समझा दिया था। अब हम लोग बेसिकली बात करना शुरू करेंगे कि सर लॉ होता क्या है। ठीक है, लॉ क्या होता है और कैसे इसको हम लोग डिराइव करते हैं, डिफाइन करते हैं और कैसे ये पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा चैप्टर आज का रहने वाला है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ना बच्चों ध्यान रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत सिंपल सी बात। मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था कि जब आप पहली बार व्हेन यू वेंट टू ICSI टू एनरोल योरसेल्फ, यू हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ICSI। आपने ICSI में कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है ना, आपके और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। आप अभी हमारा लेक्चर फ्री में देख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। क्यों सर? क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उस पर क्या जरूरी है, कंसिडरेशन। मैं आपको भी बताऊंगा आगे जाके, बट हमारा अभी फिलहाल क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट येस, जब आप हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, परचेज कर लेंगे, इवन अगर आप हमारे लेक्चर्स को 1 रुपये में भी बाय करते हो, मेरे और आपके बीच में क्या बन चुका है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो मेरे तरफ से और आपकी तरफ से वी हैव टू परफॉर्म सम एक्शन। हमको अपनी अपनी प्रोमिसेस पूरी करनी है। आपकी प्रॉमिस शायद ये है कि आपको लेक्चर ईमानदारी से पढ़ना है डेली, और साथ साथ में आपको लेक्चर्स देखने भी है और आपको पढ़ाई भी करनी है और साथ में पैसे भी देने हैं। मेरी ड्यूटी क्या है कि मुझे आपको लेक्चर पढ़ाना है, सही तरीके से पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँ, ढंग से पढ़ाऊँगा। तो ये हमारी ड्यूटी है। हमारा राइट्स क्या है कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, और आपके राइट्स क्या है, लेक्चर लेना है। मतलब सिंपल भाषा में ये क्रॉस होता है कि आपके जो राइट्स है वो मेरी ड्यूटी है, मेरे जो राइट्स है वो आपकी ड्यूटी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज। सो बातों बातों में आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा किसी भी एग्जाम्पल में, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। अब आप देखो सर, जितने बार आपने देखा होगा, कई बार आप मूवीज तो ऑब्वियसली देखते ही होंगे। मूवीज में जब भी कोई नई मूवी बनती है तो आपने देखा होगा कई बार कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक्टर को साइन करते हैं। आई टेल यू एग्जाम्पल, बहुत पुराने एग्जाम्पल है 2007 का, 7 भी नहीं एक्चुअली 5 का एग्जाम्पल है। आई होप यू आर अवेयर अबाउट अनुष्का शर्मा। वो जो पहली बार मूवी में लॉन्च हुई थी, पहली बार, तो शी वॉज लॉन्च बाय YRF, यशराज फिल्म्स। उनके साथ उनके लॉन्च हुआ था और बात हुई थी कि अनुष्का विल परफॉर्म इन बैक टू बैक 3 मूवीज विद यशराज। 3 मूवी की बात हुई थी। अब आपको 3 मूवी याद भी होंगी, और आप याद करिए पहले जो 3 मूवी आई थी अनुष्का की, वो 3 मूवी कौन सी थी? वो पहली मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी, सेकेंड मूवी थी बदमाश कंपनी, और थर्ड मूवी थी बैंड बाजा बारात। अब हम उसे इस सब एग्जाम्पल देने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि व्हेन यशराज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनुष्का, दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट कि अनुष्का को पैसे मिलेंगे मूवी में एक्ट करने के, बट साथ साथ में अनुष्का की ड्यूटी ये है कि जो पहले 3 मूवीज है वो अपनी डेट्स किसी को देंगे नहीं, और किसी और डायरेक्टर्स को नहीं देगी। वो पहले 3 मूवीज में किसके साथ लॉन्च होगी, विद यशराज फिल्म्स। और अनुष्का ने पहली बार जब वो एक्ट्रेस नहीं थी ना, बहुत स्टार्टिंग एज में, तब उसने बोला यस यस, क्योंकि उसको लगा था कि मैं, उसको नहीं मालूम था मैं कब सुपरस्टार बन जाऊंगी या जो भी कुछ। उससे बोला यस यस यस। और उसकी पहली मूवी आई रब ने बना दी जोड़ी विद शाहरुख खान, मूवी हुई हिट। नाउ व्हाट शी थॉट कि मूवी में मेरे वजह से हिट हुई है, जबकि आपने सामने मूवी देखी कि उसमें उसकी एक्टिंग बहुत कम थी। एवरीथिंग वॉज बेसिकली बाय शाहरुख खान, उसने डुअल रोल प्ले किया था वगैरह वगैरह, वो आपको याद होगा। तो मूवी हिट हुई एंड शी थॉट दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ हर। उसके भाव बढ़ गए। एट द सेम टाइम उसको विपुल शाह करके आप जानते होंगे, ठीक है, तो भरत शाह, विपुल शाह, इन लोगों ने उसको ऑफर दिया था पटियाला हाउस का। एंड शी सेड कि भाई मैं आगे की मूवी करूंगी नहीं। और आपको पता होगा अगली मूवी थी विद शाहिद कपूर, बदमाश कंपनी, और थर्ड मूवी तो बहुत ही न्यू एक्टर के साथ में थी। ठीक है ना, कौन था? रणवीर सिंह, बैंड बजा बारात।
सो व्हाट शी थॉट, यार मैं तो डिग्रेड हो रही हूँ, पहले शाहरुख खान, फिर शाहिद कपूर, और फिर अब तो एकदम नया एक्टर जो कि बिल्कुल भी जिसको जानती नहीं कोई। तो शी डिसाइडेड टू क्विट द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन ये था कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती थी, क्या वो पटियाला हाउस कर सकती थी। आज तो भले ही अनुष्का शर्मा जो भी है हम सब जानते ही है कितनी बड़ी हीरोइन है और वो सब ठीक है, बट मैं बात कर रहा हूँ पुरानी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पुराने समय की, कि जब वो एक इनिशियल हीरोइन थी, या अब कुछ भी नहीं थी मतलब स्टार्टिंग में, तो तब जब वो एक्टिंग करने उतरी थी तो शी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज। और ऐसे एग्जांपल है कि नहीं है सर, हर एक के साथ होता है। अब कहने की मैं अपनी बात करूँ, अगर हमारे CSET की जो टीम बनी है, हमारे बीच में क्या बना है, कॉन्ट्रैक्ट बना है कि सर आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे राइट्स क्या है, सब कुछ हमने डिसाइड किए हुए हैं, एंड वी विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली। हमारे बीच में भी क्या बनी हुई है, ड्यूटीज़ बनी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है, राइट्स बने हुए हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट is nothing but a initial agreement between the two parties, initial agreement between two parties। अब वो दो पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके साथ कोई, जैसे मैं हूँ अननोन पर्सन, वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो दो लोग होने चाहिए। लेकिन सो अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रैक्ट तो बांधने पड़ेंगे, बट पहले जान ले अच्छे से कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। कुछ भी नहीं, क्योंकि 4 वर्ड्स है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो लेट्स डिकोड ऑल द 4 वर्ड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 1872 तो वो साल हो गए जिस दिन एक्ट बना था। एक्ट क्या होता है वो आपको मैंने कल बताया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्विकली, कि जब भी कोई एक्ट बनता है उसके पहले बनती है सबसे पहले रिपोर्ट बनाने के लिए बनती है कमेटी। तो शुरू होती है सबसे पहले कमेटी से, पहले कमेटी का गठन होता है, और वो कमेटी को बोला जाता है कि सर आप लोग क्या करो, इस पर एक संशोधन करो, डिसाइड करो कि इस पर कुछ होना चाहिए, एंड दे विल गो फॉर अ बिल। वो बिल बनाते हैं, और वो बिल जो होता है वो कमेटी बनाती है, बट वो बिल फाइनल नहीं होता है। वो कहाँ पेश होता है, वो होता है पार्लियामेंट में। एंड आई टोल्ड यू, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होती है, लोकसभा, राज्यसभा। और अगर वो स्टेट का लॉ है तो इट विल गो टू LS, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे MLAs होते हैं, MLA, ठीक है ना, तो वहाँ जाएगा और वहाँ जाकर के वो पास होगा। और अब ये कमेटी बनाई जाती है, वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, लॉ को फ्रेम करके अप्रूव करते हैं। अब एकदम डायरेक्टली अप्रूव कर देते होंगे क्या? नहीं सर, हो सकता है कि उस एक्ट में कुछ कमियाँ हों, उसकी ड्राफ्टिंग में कुछ कमियाँ हों, तो उस पर पहले विचार विमर्श होता है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, चीज़ें बदलती है। जब बहुत कुछ चीज़ें होती है उसके बाद जाकर क्या होता है, लॉ बन के तैयार होता है। और लॉ बनने के बाद भी सर वो पहले अप्रूव कहाँ से होगा, वो अप्रूव होगा विद प्रेसिडेंट, विच गिव्स अ नॉड। और जब प्रेसिडेंट नॉड दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि सर क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है। सो दिस इज हाउ एक एक्ट बनता है। तो ये एक्ट हमारे पास बन गया। अब आगे की बात ये है कि एक बार एक्ट अगर बन जाता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि एक्ट बनने के बाद उसको लागू करवाना है, और फिर वो हो जाता है लीगली बाइंडिंग। तो हो गया एक्ट 1872। इंडियन मतलब सर अप्लीकेबल टू होल इंडिया। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हो और आप जाके US पे केस करोगे तो आपको लगता है US का गवर्नमेंट आपको जस्टिस वहां देगा? नहीं देगा। अब देखो सर, आज एग्जांपल देखो, विजय माल्या लंदन में रह रहा है, बढ़िया घूम रहा है, ना उसको इंडिया वाले जाके वहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं, ना उसको वहाँ की गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है, ना पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि विजय माल्या ने इंग्लैंड का, यूरोप का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, वहाँ का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। उसने जितने भी कंट्रीज है यूरोप में, जितने भी वहाँ के स्टेट्स है जहाँ पे भी वो रह रहा होगा अलग अलग, तो लंदन में था और जहाँ पे भी, वो उनका गुनहगार ही नहीं है सर, गुनहगार वो हमारा है। सेम एग्जाम्पल ऑफ दाऊद इब्राहिम, वो पकड़ में इंडिया में नहीं आ रहा है और बाहर में जहाँ भी रह रहा होगा वो गवर्नमेंट बोलती सर मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेट्स से दाऊद इब्राहिम दुबई में रहता मान लो, तो दुबई में उसने कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो ईमानदार आदमी है दुबई के कंट्री की नज़रों में, हमारे लिए भले कोई भी हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, जो भी कुछ है ना, वो सर इंडिया वर्ड यूज होता है। आपने सुना होगा इंडियन पेनल कोड, IPC, इंडियन पेनल कोड। तो IPC में भी पहला वर्ड क्या है? इंडियन। इंडिया होना बहुत जरूरी है, तो इंडिया में समझ में आपको आता है। सबसे मेन वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू सेक्शंस वगैरह, वो जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि क्या होगा, बाउंसर जाएगा। अपन बिल्कुल लेमैन बातें कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विद ICSI, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है विद मेरे साथ। आप जब भी जाते हो किसी बस पर ट्रैवल कर रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने जब ट्रेन की टिकट बुक की हुई है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने जब फ्लाइट टिकट बुक की है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ तक कि आप एक जाते हो सब्जी वाले के पास, तो वहाँ जाकर अगर आपने 10 रुपये का एक आलू भी परचेस किया, 1 किलो आलू, या 20 रुपये का पैच परचेस किया है, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेरी लेमैन लैंग्वेज। आप ऐसे क्या मजाक कर रहे हो सर, कॉन्ट्रैक्ट रहता तो स्टैम्प पेपर वगैरह होता है, वही तो समझा जाता हो। नो स्टैम्प पेपर। डू यू थिंक हमारे और आपके बीच में स्टैम्प पेपर हो रहा है?
डू यू थिंक आपने कोई बस पे जब टिकट बाय करी तो आपने स्टैम्प पेपर लिया? स्टैम्प पेपर लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये सब आपको मैं समझाऊंगा आगे समय में, फिर आपको याद आएगा, कुछ लोगों ने पढ़ा हो तो याद आएगा, हाँ हाँ सर वी नो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कैन बी रिटर्न, आपको याद आएगा फिर वो बात की बात है। बट अभी वन बाय वन बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, आप चाहो तो आंखें बंद कर लो अपनी और इमेजिन करो, मैं जो बोल रहा हूँ विजुलाइज करो कि क्या आप ट्रेन टिकट बुक करते हो, बस टिकट बुक करते हो, व्हेन यू गो टू अम्यूजमेंट पार्क, या यहाँ तक कि जाते हो मूवी में, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल मूवी का भी, इफ़ यू गो टू अ मूवी टू वॉच अ मूवी और वॉट एवर आर्ट और कोई थिएटर का आप जा रहे हो देखने के लिए, कोई नाटक वगैरह जो भी है, द मोमेंट यू बाय अ टिकट you have a duty to sit there, not duty, that's right, you have a duty to sit there politely, to enjoy the show calmly, शांत रहो, उनकी ड्यूटी, उनकी रूल्स फॉलो करो, बट आपका हक क्या है, आपको शो देखने का मौका मिलना चाहिए। अगर शो बीच में कट गया या बंद हो गया तो यू विल हैव अ मनी रिफंड, मनी बैक मिलेगा आपको। आप डेली अमेजोन से बाय करते हो प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट से बाय करते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप क्या कर रहे हो, डेली कॉन्ट्रैक्ट कर, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते मतलब बाय करते हो, कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में कि मैं पैसे दूंगा पर फिर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, घर तक चाहिए। डोमिनोज से आप पिज्ज़ा बाय कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके होता है, व्हेन यू सेड 30 मिनट्स डिलीवरी, वो आपके घर तक पहुँचने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप बोलते सर मैं डिलीवरी नहीं करूँगा, मुझे घर पे वहाँ पे आके डाइनिंग करना है, खाना है बैठ के, तो सर वो वाली कॉन्ट्रैक्ट अलग बनता है। कॉन्ट्रैक्ट हर कदम कदम में बनाते हैं आप लोग, बस वही है कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने अब तक लिए हैं वो सारे एग्जाम्पल कौन से वाले हैं जहाँ पर आप स्टैम्प पेपर यूज़ नहीं करते। बट जब आप कोई घर बाय करते हो, लैंड बाय करते हो, सर वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, और वहाँ पे क्या होता है, अग्रीमेंट भी होता है, राइटिंग वाला। पार्टनरशिप बनाते हो, सुना होगा आपने पार्टनरशिप, आप अग्रीमेंट करते हो, राइटिंग वाला। कंपनी बनाते हो, आप बनाते हो मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, डूज डोंट्स, एमओयू बनाते हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइटिंग वाला है। तो राइटिंग वाले भी बहुत सारे, गाड़ी परचेस कर रहे हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपका आरटीओ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाकायदा रिटर्न में एग्रीमेंट बनता है, पेपर साइन करते हो आप लोग, तो एग्रीमेंट वहां पर भी बनता है। बट मेजर लाइफ के जो डेटा से हम जो बात करते हैं वहां पे अग्रीमेंट, वो जो स्टैम्प पेपर वाला अग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर वाला वो नहीं बनता सर, बस वो ओरल हो जाता है कई बार, या बस हो जाता है बातों बातों में। देखो कई बार आपने कोई, अगर आप जीमेल अकाउंट खोलते हो, जीमेल अकाउंट, अभी आप घर पे क्या करना, वीडियो होने के बाद डेमो देखना, अभी मत करना, अभी सुन लो, वीडियो होने के बाद डेमो करना, एक जीमेल अकाउंट नया खोलना। जब आप पूरा फिलअप कर दोगे, आखिरी में आएगा आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जो भी है, और फिर वहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स होगा जिसको आप टिक करोगे तो वहाँ पे राइट बटन आ जाएगा। वो हम लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, वहाँ पे लिखा रहेगा टर्म्स एंड कंडीशंस, वो क्लिकेबल होता है, वहाँ पे अपना ले जाओ कर्सर, माउस ले जाना, वहाँ पे कर्सर ले जाना, तो वो क्लिक होगा। वो क्लिक होने के बाद पढ़ोगे तो लंबी चौड़ी पूरी पोथी कुरान होती है, पढ़ सकता है उसके अंदर में बहुत सारी बातें लिखी है। तो द मोमेंट यू क्लिक दैट यू हैव एक्सेप्टेड टू द टर्म्स। फेसबुक अकाउंट खोल के देखो, होगा आपका अकाउंट, बट खोल के देखो एक बार नया, डेमो, डमी के लिए खोल के देखो ना, बाद में बंद डिलीट कर देना है तो फिर बनाना भी मत, वो टिक जो चेक बॉक्स आएगा उसके पहले रुक जाना, जस्ट मुझे आपको बताना वो चेक बॉक्स तक ले जाने के लिए। द मोमेंट यू क्लिक दैट चेक बॉक्स, आई हैव रेड all the terms and conditions, the moment you click that check box it means that you have agreed to the terms conditions, मतलब आपके और उनके बीच में क्या बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो फेसबुक होगा, गूगल होगा, या फिर मैंने बताया ना आपको ट्रेन फ्लाइट बुक करके देखो, आप गो टू मेक माई ट्रिप, बुक अ फ्लाइट, go to IRCTC, book a train, you will understand that you need to click on that check box, यहाँ पर कि आपको लिखा रहेगा कि we agree, and the moment you do that you are entering into contract। so आप इमेजिन करो, ये वीडियो वापस से देखना फिर से, 15 मिनट के बैकग्राउंड में मैंने आपको अब तक कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल दे दिए हैं आपके डे टू डे लाइफ के, विच टॉक्स अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपके बीच में और उनके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डेली वोडाफोन के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने जियो का मोबाइल फोन सिम कार्ड लिया है आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप कदम रखो घर के बाहर और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ट्रस्ट मी, आपके कॉन्ट्रैक्ट डेली हो रहे हैं। बस यही फर्क है सर कि हमारे दिमाग में जो एक लेमैन होता है ना, एक आम आदमी, उसको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब राइटिंग वाला, बस वो ये गलत फहमी होती है। तो वो लॉ ने क्लियर करी है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप्स, राइट गाइस। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे एग्जांपल्स को यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, राइट गाइस। चलिए तो एक बार मैं आपको कनेक्ट कर लेता हूँ अपना यहाँ पे लैपटॉप, फिर हम लोग इसको, अब मैं आपको दिखाऊंगा सब बातें, ठीक है ना। एक मिनट में आपको चैप्टर खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सब, ठीक है ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
चलिए, तो आप देख पा रहे हो कि सामने में स्क्रीन पर वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो मुझे आपको पढ़ाना है आज। ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको, बातें कर ली हिंदी में, इंग्लिश में, सब तरफ से एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए। लेकिन अब हम लोग आते हैं काम की बात पे, जो लॉ में बताया गया, ठीक है ना। और वो बात हम लोग करेंगे फटाफट से अच्छे से कि क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उसकी बातें सारी, ठीक है। तो सामने देख पा रहे होंगे अच्छे से आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्कीम ऑफ द एक्ट बेसिकली इज डिवाइडेड टू 2 ग्रुप्स। ये जो हम लोग पूरा एक्ट पढ़ने वाले, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको जो सिलेबस में अभी है ईईटी में, वो यही है, यहां तक कि आपको ईईटी में है CS, एक मिनट, ठीक है, जो CS EET आप कर रहे हो उसमें यही तक है। और जब आप जाएंगे CS एग्जीक्यूटिव में, आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से वाले, सेक्शन 76 के आगे वाले, ये वाले, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे CS एग्जीक्यूटिव में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ये 5 होते हैं, ठीक है ना, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। अभी चिंता मत करो, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसी भी एक्ट की, अब ध्यान सुनना अच्छे से, आज के बाद जब हम एक्ट की बात करेंगे, किसी भी एक्ट में सेक्शन 1 होता है। सेक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन से कुछ नहीं होते हैं, सेक्शन का मतलब होता है भाग। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, हर पॉइंट को पढ़ाने के लिए क्या किया, एक अलग सा सेक्शन का कोड कर दिया है। जैसे आप जब आप आंसर लिखते हो अपने एग्जाम में, तो यू राइट इन पैराग्राफ्स। वाई यू राइट पैराग्राफ्स? सो दैट यू वांट टू स्पेसिफाई कि पहले पैराग्राफ में कुछ कहानी है, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी कहानी है। कभी आप कोई पढ़ते हो नॉवेल, आर्टिकल्स, क्यों वहाँ पे पैराग्राफ्स होते हैं? जैसे पैराग्राफ बदलता है, कुछ चीज़ें बदलती है, हल्की सी। अब अगर मैं बिना पैराग्राफ के, बिना फुल स्टॉप के लिखते जाऊँ तो क्या होगा कि आपको क्रिएटिविटी लगेगी नहीं। तो इन्होंने भी क्या किया, कोई भी एक्ट को बनाने के लिए क्या किया है, पैराग्राफ्स बनाए। और पैराग्राफ्स को ऐसे रैंडमली बोल देंगे, सेक्शन उन्होंने क्या दे दिया, उसको सेक्शन नंबर दे दिए। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, लाइक दिस। तो सबसे पहले किसी भी एक्ट का सेक्शन जो होता है, 1 जो होता है, वो होता है उसका प्रीएम्बल। क्या बच्चों? प्रीएम्बल, ठीक है। अगर मैं फिर से दिखाऊं आपको, किसी भी एक्ट में सेक्शन 1 इज बेसिकली द प्रीएम्बल, उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक बैकग्राउंड, ठीक है, प्रीएम्बल। सेक्शन 1 की बात करें तो वो हमेशा होता है प्रीएम्बल, विच टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स। कोई भी सेक्शन, कोई भी एक्ट में 4 बातें होगी पहले सेक्शन में। पहला होता है टाइटल, दूसरा होता है एक्सटेंट, तीसरा होता है कमेंसमेंट, और चौथा होता है अप्लीकेबिलिटी, मतलब किसको अप्लीकेबल है। 4 बातें होती है। टाइटल मतलब उसका नाम, जैसे हमारा टाइटल का नाम है, इसमें क्या नाम है टाइटल का, ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर नॉर्मल सेकंड होता है एक्सटेंट। व्हाट इज सर एक्सटेंट? एक्सटेंट का मतलब होता है ये एक्ट किस कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो एक तो लिखा हुआ वैसे भी इंडियन, बट इंडिया में भी आपको पता होगा, अब तक हम लोग पढ़ते थे ऐसा कि इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अब तक लिखते थे। अभी ये मैंने लिख के रखा जानबूझ के, यहाँ पे जानबूझ के लिख के रखा हुआ है। जबकि आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट अगस्त में, आपको याद होगा अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 धारा 370 क्या की गई है, अमेंड की गई है। और आपको पता होगा कि कई सारे लॉज इंडिया में जो थे वो अप्लीकेबल नहीं थे जम्मू में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम लोग क्या मानते थे, एक प्रिंसली स्टेट मानते थे, प्रिंसली स्टेट मानते थे। इसकी पूरी कहानी मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगी, मेरे गूगल पे, इस पे चैनल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे आर्टिकल 370 तो आपको मिलेगा मेरा एक वीडियो बहुत बेहतरीन सा, विच टॉक्स अबाउट व्हाट वाज आर्टिकल 370, क्या हुआ था आज़ादी के पहले, क्या हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना में और नेहरू साहब में, और उनके बीच में कुछ अग्रीमेंट बना हुआ था। वो अग्रीमेंट के मुताबिक ये डील हुई थी कि मेजर जो लॉज है वो अप्लीकेबल कहाँ नहीं होंगे, वो अप्लीकेबल जम्मू कश्मीर में होंगे। आर्टिकल 370 बहुत फेमस आर्टिकल था, बट आपको याद होगा कि अपने अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है अभी, और ऑब्वियसली नई जो सरकार आई 2019 में बीजेपी की, वैसे पहले से थी, बट जब इलेक्शन जीतने के बाद वो फिर से आए तो उन्होंने उसके बाद पहला काम यही किया, दे हैव रिमूव्ड आर्टिकल 370। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब के बाद से जो आर्टिकल 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर है उसको भी क्या कर लिया गया, इंडिया का पार्ट मानते हैं। और अब सुना होगा कि सर ये अलग अलग क्या बन गई है, यूनियन टेरिटरीज बन गई है, ये वर्ड अबाउट, अब ये स्टेट नहीं रहा, अब स्टेट नहीं रहा, आपको पता होगा ना, ये यूनियन टेरिटरीज बन गई है। तो पहले स्टेट में आता था, 30 स्टेट में से ये था, अब एक स्टेट कम हो गया हमारा और ये बन गई यूनियन टेरिटरीज। लद्दाख भी एक अलग टेरिटरी बन गई, सुना होगा आपने, सबने सुना होगा, नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो देखिएगा आर्टिकल 370 का, और नहीं तो फिर आपकी करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया एक तरह से, यू शुड नो द करंट अफेयर्स। अभी ये सब बातें, ये सब आपको एक्ट में नहीं मिलेंगे, ये सब बातें आपको रैंडमली ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लद्दाख भी कभी क्या बन चुका, अलग सा टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है। एनीवेज, तो बात हमारी हो रही थी सर कि ये अब
जम्मू कश्मीर वाला वर्ड लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सर अब तो क्या हो चुका है, एक्सटेंड में अप्लीकेबिलिटी टू होल ऑफ इंडिया। पहले मेजर लॉज जो थे वो अप्लीकेबल किसको थे? इंडिया को थे, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। बट अब क्या हो गया सर, ये जम्मू कश्मीर वाला वर्ड हट चुका है, राइट? तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि ये चीज़ें कहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तीसरा होता है कमेंसमेंट। सर एक्ट शुरू कब हुआ है? तो एक्ट शुरू कब हुआ है सर? एक्ट शुरू हुआ है हमारा कब? ऑब्वियसली सबको पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सितंबर 1872। यहाँ पे भी आप देखोगे नोट्स में तो मिल जाएगा आपको, 1 सितंबर। ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, और आपको सीएसईटी में सब कुछ एमसीक्यू आता है, तो आपको एमसीक्यू में हो सकता है पूछा जाए कि व्हेन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू फोर्स। फिर आपको 4 डेट पूछी जाएगी और आपको एक डेट चूज करनी है उसमें से, सही वाली डेट, और वो डेट कौन सी रहेगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, एक एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो पहला क्या बताया मैंने आपको कि किसको अप्लीकेबल है? पहला होता है टाइटल, दूसरा होता है एक्सटेंड, तीसरा होता है कमेंसमेंट, और सबसे मेन होता है चौथा अप्लीकेबिलिटी। किसको अप्लीकेबल है? और सर ये अप्लीकेबल किसको है सर? तो इंडिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ये तो पूरा चैप्टर है, फिर यही तो बता रहा हूँ, ये खत्म हो गया। किसको अप्लीकेबल है सर? होल इंडिया को, खत्म। ये पॉइंट अब वापस नहीं आने वाला, एक बार पढ़ लिया। बट ये जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले 8-10 दिन, अब ये सब कुछ वही तो डेली पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल किसको है। और जो आपको मैंने अभी 15 मिनट पहले जो इंट्रो दिया, जो आपको मैंने पहले 15 मिनट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, किसका वाला? कि सर कॉन्ट्रैक्ट आपके रग रग में है, घर घर में है, जहाँ जहाँ आप कोई भी चीज़ करते हो इनडायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कुछ चीज़ें छोड़कर। आपके पापा ने बोला कि एक बार रेस्टोरेंट खुल जाए, कोरोना के बाद रेस्टोरेंट खुल जाए तो मैं सब लोगों को डिनर पे ले जाऊंगा रेस्टोरेंट में, बड़े वाले। ये आपके पापा ने वादा किया, और मान लो जब लॉकडाउन खुल गया तो आपके पापा ने आपकी बात नहीं मानी, तो क्या आप उन पे केस कर सकते हो? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में आएगा? बताइए, एनीवन हु वाज वाचिंग वीडियो प्लीज ट्राई एंड गिव द आंसर। एनी गेस? आपके पापा ने आपको वादा किया कि एक बार लॉकडाउन खुल जाए, एक बार रेस्टोरेंट्स खुल जाए तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सबको डिनर पे ले जाऊंगा। चलो डिनर छोड़ो, आपके पापा ने वादा किया कि सीएसईटी के एग्जाम पास कर ले, मैं तुझे बाइक लेके दूंगा, बाइक। ये पापा ने वादा किया। आपने सीएसईटी में रैंक लाया, रैंक ऑल इंडिया रैंक 1, बट आपके पापा ने बोला मामा मिया आई एम जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, बाइक लेके नहीं दी। क्या आपको गुस्सा आएगा? हाँ सर। क्या आप अपने पापा के खिलाफ केस कर सकते हो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर सकते हो? कमेंट में बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स पे यस और नो। आपके पापा, आपके फादर, जिन्होंने आपको वादा किया था कि बाइक लेके देंगे। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स, देखता हूँ कितने लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर अ नॉलेज। आई एम वेरी मच श्योर सबको समझ में आ तो गया है, बट फिर भी एक बार बात तो कर लेते हैं। अंकित बोलता है नो सर, अंकित शिवाजी सेज नो। और कोई आंसर किसी का? बस एक ही आंसर। हेमंत बोलता है नहीं कर सकते, गंगा बोलती नहीं कर सकते, सुमित बोलता है नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आई विल नॉट गिव द आंसर। दूसरा, तुषार सर ने बोला कि मैं आपको सीईसीटी के लेक्चर्स दूंगा, आपसे पैसे भी लिए, और आपको मैंने लेक्चर नहीं दिया, आपसे पैसे भी लिए और आपको लेक्चर्स नहीं दिए। क्या आप मुझ पर केस कर सकते हो? सेम एग्जाम्पल, पापा ने भी वादा किया था, पापा ने नहीं किया, मैंने भी वादा किया लेक्चर्स दूंगा, मैंने भी नहीं दिया, अब आप मुझ पर केस कर सकते हो। अच्छा, सब यस आ गया। अच्छा, ये तो मतलब पूरी चिट्ठी, पूरे बायस हो, सब के सब बायस हो। मतलब तुषार पहाड़ है तो चलो ले उसको, धो उसको। पापा है तो नहीं, मेरे पापा। अच्छा, मतलब पापा है तो आपके पापा, तुषार पहाड़ है तो कोई नहीं। ये तो यार गलत है, मतलब मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा मतलब मेरी इज्जत नहीं, इसलिए केस कर रहे हैं मुझ पर ना। यस बताइए, केस क्यों कर रहे हैं मुझ पर आप? वो पापा पे क्यों नहीं? मुझ पे क्यों? ये तो यार गलत है। मतलब बिकॉज वो पापा आपके खुद के हैं, आपके घर पे रहते, आपके साथ है, इसलिए आपने उन पे केस किया। और आप तुषार पहाड़े पर केस किसलिए कर रहे हो? क्योंकि मैं आपके लिए कोई दूर का आदमी, इसलिए। चलिए, आंसर बहुत सही है, कई लोगों ने सही आंसर दिया है। पढ़िए, चलिए, अंकित ने बोला है और दो आंसर्स के अंदर में आएंगे। बढ़िया, मित्तल, यश द्विवेदी, अंकित, गंगा, अजय, कृष्णा साड़ा, बहुत ऑलमोस्ट सब लोग सही है, क्यों?
ये बात नहीं कि तुषार पहाड़े बाहर का आदमी और आपके पापा घर के आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। दो बातें यहाँ पे आती है। पहला है कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन? आपके पापा ने आपके साथ कोई पैसा लिया नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और दूसरी बात, आपके पापा और आपके बीच में जो बातें हो रही है वो एक सोशल अग्रीमेंट है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट मेरे और आपके बीच में जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है सर। हम लोग लीगली बाइंडिंग एक दूसरे पे, मुझे आपको कुछ करके देना है और आपने मुझे कुछ देना है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर यही मैं बात करूं तो दो बातें यहाँ पे, एक तो आपने मुझे पैसे भी दिए और मैं आपको लेक्चर दूंगा, तो हमारे बीच में एक तो वैसे भी क्या आ चुका है, कंसिडरेशन। आप मुझे कुछ दे रहे हो, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, तो बीच में हमारे बीच में क्या बन चुका है, लीगल कंसिडरेशन। साथ साथ में दूसरी बात ये है कि मैं और आप का कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक सर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर हमको तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, बराबर। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। आपके पापा ने बोला कि शाम को घर पे आऊँगा और आपको घुमा के लाऊंगा बाहर, और नहीं घुमा के लाया, आप कुछ नहीं कर सकते। बट आपको एयरलाइन वालों ने बोला कि सर हम आपको टिकट बुक करो, हम आपको लेके जाएंगे, फ़र्क पड़ता है। तो एयर इंडिया या फिर जो इंडिगो की फ़्लाइट्स है वहाँ पे बातें अलग है, यहाँ पे बातें अलग है, दोनों में बातें बहुत अलग अलग है। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है, बराबर। तो अंडरस्टैंड, आप बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सुन के कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये जो बात हम लोग हो रही थी अप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपके जो पापा वाला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द फोर्थ पॉइंट नाउ। पहला पॉइंट सबको समझ में आ ही गया था, कौन सा वाला था, टाइटल। दूसरा समझ में आ गया होगा, कौन सा, एक्सटेंड। तीसरा भी समझ में आ गया होगा, कमेंसमेंट। बट चौथा सबसे मेन होता है समझना। और सुनना मेरी बात फिर से, जो मैं जो बोलने वाला हूं, ये जो पहले तीन एग्जाम्पल्स है, ये आप आज पढ़ रहे हो पहली बार और आखिरी बार, रोज रोज नहीं पढ़ेंगे। बट ये जो पढ़ने वाले हो ये डेली का टॉपिक है। जो पूरा चैप्टर है, पूरा जो एक्ट है उसी बेस्ड पर है, किस पर, एप्लीकेबिलिटी पे। ये वन टाइम वाला है। कौन सा वन टाइम वाला? टाइटल क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप क्या रोज रोज बताऊं मैं आपको? नहीं, मालूम हो गया सर। दूसरा, कहाँ एप्लीकेबल है सर? होल इंडिया में। सर इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का मतलब, इंडिया दो चीज़ों से घिरा हुआ है, एक ज़मीन और एक पानी, ठीक है ना। अभी मुझे इंडिया का डायग्राम तो बनाना आता नहीं है, बट लेट मी ट्राई समहाउ, ठीक है ना। समहाउ थोड़ा सा बनाता हूँ। देशभक्ति पे मेरे आरोप मत करना, ठीक है ना। कुछ तो भी बना दिया मैंने, ठीक है ना। आप डू नॉट ब्लेम ऑन माई सिंसियरिटी। देशभक्ति पे आरोप मत करना, मेरा इंडिया ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। एनीवेज, तो इंडिया है। अभी जो ऊपर का जो हिस्सा है ये किससे घिरा हुआ है? जो ऊपर का जो हिस्सा है ये किससे घिरा हुआ है? ये लैंड से। और यहाँ का जो हिस्सा है ये किससे घिरा हुआ है? वाटर से। इस तरफ आपको पता ही होगा कि अरेबिक सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, बराबर। सबको मालूम है इसके बारे में। जो नीचे का जो हिस्सा है ये पानी से घिरा हुआ है, बराबर, पानी से घिरा हुआ है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो ज़मीन से, गुजरात के आगे उधर राजस्थान बॉर्डर, उधर लेह लद्दाख चाइना बॉर्डर आता है, ठीक है ना, इधर बांग्लादेश बॉर्डर आता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है पंजाब, अमृतसर के इधर वो वाघा बॉर्डर, वहाँ पे ज़मीन है, सबको समझता है। अब ज़मीन में क्या होता है, सुनना अच्छे से, ज़मीन में क्या होता है? ज़मीन में आपके वो बम्बू गड़े होते हैं। आपने देखा बजरंगी भाईजान, देखा होगा आपने मूवी, एवरीवन हैव सीन दैट मूवी बजरंगी भाईजान। वो सलमान खान इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, उनकी कंट्री उस तरफ होती है दूसरी, पाकिस्तान। या फिर वो आजकल तो नहीं, पहले बहुत फेमस सी ऐड आती थी फॉग की, फॉग। और फॉग वाले ऐड में आपने देखा होगा तो मालूम पड़ेगा कि फॉग वाले एग्जांपल में इधर में इंडिया वाला होता है, उधर में पाकिस्तान वाला होता है, बीच में थोड़ी सी पतली सी गली होती है। या फिर बजरंगी भाईजान देखा होगा आपने। तो ये सब एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि ज़मीन में वो उन्होंने बैरिकेड गाड़े होते हैं, तारे गाड़ी होती है, और तार के नीचे से आया था बोलता था ना, वो तार होती थी। तो तार के इधर का इंडिया, उधर का पाकिस्तान, वो दिखता है, वो दिख के आ जाता है लैंड में। बट सर व्हाट अबाउट वाटर? वाटर में कैसे आएगा? तो वाटर में कैसे आएगा सर? वाटर में वी नीड टू काउंट द नॉटिकल माइल। जैसे जमीन को गिनते हैं हम लोग किलोमीटर में या माइल में, वैसे ही हम लोग पानी को गिनते हैं नॉटिकल माइल में, नॉटिकल माइल। और लॉ बोलता है सर कि जो 12 नॉटिकल माइल है जमीन से, मतलब शी सोर्स है। जैसे अगर आप गोवा गए होंगे, यहाँ पे गोवा है, ठीक है, यहाँ पे केरला वगैरह नीचे में आता है, यहाँ पे उड़ीसा है, चेन्नई है, उड़ीसा है, कलकत्ता है। तो ये जो एरियाज है, अब मैं गोवा का एग्जाम लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम है गोवा का लेते हैं। तो गोवा का जो बीच है, बीच कॉर्नर, वो तो इंडिया है ही है, वो तो इंडिया है ही है। बट जहाँ से पानी शुरू होता है, गोवा के जो समुद्र तट है,
वहाँ से पानी शुरू होता है, वहाँ से आपको कहाँ जाना है, अंदर 12 नॉटिकल माइल। और वहाँ तक के लॉ क्या मानता है, इंडिया मानता है। वहाँ तक के लॉ इंडिया मानता है, उसको लॉ इंडिया मानता है। 12 नॉटिकल माइल जमीन में तो कोई डाउट ही नहीं है। आपने देखा होगा वाघा बॉर्डर का जो गेट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल, वाघा बॉर्डर में। बट जमीन में सर बहुत बोलना मुश्किल है कि कहाँ तक के। गोवा का जो बीच है, मुंबई का जो बीच है, बीच तक तो इंडिया है ही है, बट पानी में भी इंडिया है सर। कहाँ तक के सर, 12 नॉटिकल माइल को हम लोग मानते हैं, सुनना अच्छे से, 12 नॉटिकल माइल इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव, ये लिख लीजिएगा, एक्सक्लूसिव इंडियन वाटर। फिर अप टू 200 नॉटिकल माइल इज कॉल्ड एज इंडियन वाटर, और बियॉन्ड 200 इज कॉल्ड एज फ्री वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड ध्यान रखना है, 3 वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है ना। 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल और 200 के ऊपर वाले। अप टू 200 नॉटिकल माइल जो है वो इंडियन वाटर है, मतलब वहां पर किसी कंट्री का अगर शिप भी आया बिना परमिशन के तो वो ट्रैवल कर सकता है। बट एक्सट्रैक्शन करना, जैसे जमीन से मोती निकालना या तेल निकालना, ये जो बिजनेस का काम है ये काम नहीं कर सकता। और 200 के आगे का जो है वो तो फ्री वाटर है, मतलब एक तरफ श्रीलंका वाले पानी से निकाल रहे ऑयल, बाजू में हमारा भी शिप है वो भी निकाल रहा है, फ्री वाटर है। कौन सा वाला, 200 के बियॉन्ड, और 200 तक के इंडियन वाटर है। बट 12 नॉटिकल माइल तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंडियन है, मतलब यहां पर अगर कोई कंट्री की शिप बिना परमिशन के घुसी भी तो हमारे नौसेना को ऑर्डर है कि वो बॉम्ब से उड़ा सकते हैं। यस, हमारे नौसेना को, इंडियन नेवी को ये ऑर्डर है कि वो बॉम्ब से उड़ा सकते हैं तुरंत, क्योंकि सर वो किसी टेररिस्ट की एक्टिविटी भी हो सकती है, घुसपैठ भी हो सकता है। तो अगर कोई बंदा 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया बिना परमिशन के, विद परमिशन तो सर आप आ ही सकते हो, आपकी जो शिप आएगी बाहर से, जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं वो तो आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट परमिशन। इतना खतरनाक है हमारा 12 नॉटिकल माइल। खैर, तो बात हो रही सर कि व्हाट इज इंडिया। तो इंडिया, क्योंकि ये बहुत ईजी है सुनना, ये बोलना बहुत ईजी है, किसको अप्लीकेबल है, एक्सटेंड कहां तक है सर, होल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन इज सर इंडिया क्या है। टू से दैट होल ऑफ इंडिया इज वेरी इजी, बट व्हाट इज इंडिया, इंडिया है क्या, इंडिया कहां तक गिनते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, कई बार समझना मुश्किल हो जाता है, जैसे कहां तक के। और मैं फिर से बोल रहा हूं ना, अगर आप मैप देखेंगे तो मैप के मुताबिक ऊपर का जो हिस्सा है लैंड मास वाला वो तो गिनना आसान है, कोई भी गिन सकता है, पर जो नीचे का हिस्सा है इंडियन का, जो नीचे का हिस्सा जो मैंने आपको मैप में बना के दिया है, ये वाला, जहाँ पे कि तीनों तरफ से पानी है, अरेबिक ओशन, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर सर क्या गिनते हैं हम लोग, 12 नॉटिकल माइल इज कॉल्ड एज इंडिया। उसके आगे भी 200 नॉटिकल माइल भी होता है, वो भी आता है। और फिर 200 के बाहर तो मैंने बता दिया आपको, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज क्या, फ्री वाटर्स। ये नीचे सब लिख के दिया मैंने आपको, तो ये चाहो तो आप लिख लो 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल और 200 के बियॉन्ड, ये तीनों बातें अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। हेमंत शर्मा, यस, चलिए बड़े आगे। फिर आपने फोटो ले लिया होगा शायद, इसका फोटो ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, जो भी ठीक लगे। और वीडियो आपके पास यहीं पे अवेलेबल रहेगा, तो आप जब चाहो तब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। विल गो अहेड। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं आप लोग, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक बार अगर कोई चाहे तो देख सकता है। मैं भी एक बार देख लेता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, ठीक है। हेमंत शर्मा, वहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ ऊपर में, इट इज CSEET, CSEET का टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड एंड लॉजिक लगाइए उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े फिर। टॉपिक 1 हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। टॉपिक 1 अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की बात हम लोग चालू करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले का पॉइंट होता है अग्रीमेंट। बताओ, एक बात बता दो अच्छे से आपको कि लॉ बोलता है सर हर अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट होता है।
तो उससे क्या बोल रहे हो आप? बहुत सिंपल सी बात है, अग्रीमेंट सेक्शन 2A। सेक्शन 1 हो गया, सबको समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। आई रिपीट वन मोर टाइम, 1 में कुछ भी नहीं है, लेट मी रिवाइज वन मोर टाइम। 1 में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया? 1 में आपको मैंने 4 बातें पढ़ाई, ठीक है। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 का 2, क्लॉज 4, ठीक है। ये 4 बातें होती है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? आई टोल्ड यू, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। किसी भी एक्ट में ये 4 बातें सेक्शन 1 में होती है, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या होता है? सेक्शन 2 में बच्चों होता है हमेशा डेफिनेशन। सेक्शन 2 जो होता है हमेशा, इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। तो ये जो होता है हमेशा, ये होता है प्रीएम्बल, और ये जो होता है, ये होता है हमेशा डेफिनेशन, जो लॉ में डिफाइन किया गया कि किसको किसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन 2A है वो बात करता है A फॉर अग्रीमेंट। अब से A फॉर एप्पल मत बोलना, वो एप्पल वाला जमाना चला गया, बच्चे नहीं रहे अब हम लोग। अब A फॉर अग्रीमेंट, 2A, A फॉर अग्रीमेंट, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे अच्छे से अग्रीमेंट क्या क्या है। A फॉर ऑफर यहाँ पे आएगा। ऑफर बता, अगर मैं बात करूँ अच्छे से आपको, सॉरी, मैं अगर आपको बात करूँ अच्छे से कि अगर आप ऑफर करेंगे और अगर आप उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो ही क्या बनेगा वहाँ पे, अग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चला, तो सीक्वेंस चलेगी अपनी। यहाँ पे सीक्वेंस होता है ना, तो सीक्वेंस में ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले ऑफर किया जाएगा। देखो, बिना ऑफर के कोई बंदा कॉन्टैक्ट करता नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। जैसे मैंने आपको CA CET पढ़ाने की बात करी, तो सबसे पहले मैं आपके पास आया या आप मेरे पास आए, यू वेंट टू ICSI या यू वेंट टू मेक माई ट्रिप टू बुक अ टिकट ऑफ अ फ्लाइट और ट्रेन और अ बस, और दे केम टू यू, there would be someone who take initiative. So the person who takes initiative may be called as giving an offer, and when the person accept the offer, he is called as the acceptance of offer. And जब ऑफर क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो क्या बन जाता है उनके बीच में, क्या बन जाता है उनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। देखिएगा, सिंपल बात है, अग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। सिंपल सुनना अच्छे से, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट। सिंगल प्रॉमिस तो प्रॉमिस हो गया, सेट ऑफ प्रॉमिस यानी कि मल्टीपल, इसलिए आप लिखा हुआ प्रॉमिसेस। सेट का मतलब कॉम्बिनेशन। मैं आपको लेक्चर भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। 3 प्रॉमिसेस किए मैंने। आपने क्या प्रॉमिस किया? सर मैं आपको फीस दूंगा, बस। तो आप फीस देंगे इज अ प्रॉमिस फ्रॉम योर एंड, सिंगल। तो ये हो गया एवरी प्रॉमिस। बट फ्रॉम आवर साइड इट इज अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस। हम आपको लेक्चर देंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, MCQs देंगे, साथ में आपका डाउट सॉल्व करवाएंगे। 5 चीज़ें करेंगे सर हम आपके साथ। तो फिर आप बोलेंगे अच्छा, इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाइक दिस आप समझ सकते हो, ठीक है ना। मानो पूछा सर नीड 1 सेशन अबाउट हाउ टू रिमेंबर। यस, अभी आप एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए चीज़ों पे, फिर हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। अभी जल्दबाजी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, अभी सिर्फ पढ़ो। आप में से कई लोग बोलेंगे सर बाद में कि सर नो नीड टू इवन हैव दिस सेशन। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जब कोई गाना सुनते हो मूवी का, तो डू यू हैव अ सेशन टू लर्न दैट सॉन्ग? नहीं, आप उस सॉन्ग को 5 बार 6 बार 10 बार सुनते जाते हो। जैसे आप सुनते हो तो आपको सेक्शन क्या, वो सॉरी गाना क्या हो जाता है, याद हो जाता है। सेम इंटरेस्ट, सेम डेडिकेशन आप यहाँ रखिएगा, आपको सेक्शन याद हो जाएंगे, याद। और अगर एक बार याद हो गए फिर तो सर कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज, तो एवरी एग्रीमेंट और एवरी प्रॉमिस, सॉरी, और सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन ईच अदर। ईच अदर मतलब आपने कुछ प्रॉमिस मुझे किया है, मैंने कुछ प्रॉमिस आपको किया है। यू मेड सम प्रॉमिस टू मी, आई मेड सम प्रॉमिस टू यू, ईच अदर, ठीक है ना। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट, इज एन अग्रीमेंट। तो सिंपल भाषा अगर बोले तो एन अग्रीमेंट मीन्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस, आपने अग्रीमेंट, आपने अग्री किया है, यस सर तुषार सर वी एग्री दैट हम आपको फीस पे करेंगे। मैंने वादा किया, यस बच्चों वी एग्री दैट वी विल गिव यू लेक्चर्स बाय दिस एंड वी विल गिव यू सो मच लेक्चर्स। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, रिवीजन कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। वी एग्रीड, वी गेव यू द कमिटमेंट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एग्रीइंग टू द प्रोविजंस। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट इज एग्जांपल ऑफ अग्रीमेंट। अब सब प्रॉमिस क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल। अ प्रॉमिस इज नथिंग बट अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सही बात है, सही बात है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको जो जो बातें करी, अभी यहाँ पे कई बच्चे हैं जो मेरा डेमो वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे जिन्होंने लेक्चर पहले बाय कर ली, जो डेमो वीडियो देखनी है, क्योंकि उनको मैंने वीडियो दे ही दिया है,
ठीक है, दे ही दिया है मैंने वीडियो, तो वो तो बाद में देखेंगे। तो तकरीबन अभी 45 बच्चे हमारे पास है, तो अभी ये तो जो बच्चे देख रहे हैं डेमो ले रहे हैं, और कई बच्चों ने लेक्चर बाय कर ले, जिनको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, लेक्चर्स बाद में देंगे। अब 45 में से मैं मान लो कई सारे बच्चे हैं, अब मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है जो बच्चा वीडियो देख रहा है बट वो बांधे बच्चा लेट से बाय नहीं करता है, तो डू वी ऑल द 4 फैकल्टीज आर सपोज टू गिव हिम या परफॉर्म आवर प्रॉमिस टू दैट पर्सन? व्हाट आई एम आस्किंग यू अगेन, मैं रिपीट करता हूँ। कई बच्चों ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेक्चर बाय कर लिया, सब कुछ हो गया। एक बच्चा है जिसने बाय नहीं किया, जो मैंने आपको बोला अभी कि हम आपको 5 चीज़ें देंगे, रेगुलर लेक्चर करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, आखिरी में आपके मॉक टेस्ट लेंगे, आपकी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाएंगे, आपको एमसीक्यूज देंगे और आपकी टेस्ट सीरीज भी लेंगे, और साथ में आखिरी में आपके डाउट भी सॉल्व करवाएंगे। ये 5 वादे मैंने बोले। ये 5 वादे सबको अप्लीकेबल है? यस सर। बट क्या ये उसको अप्लीकेबल है जिसने मेरा लेक्चर बाय नहीं किया? आंसर नहीं सर, क्योंकि जब उसने बाय नहीं किया तो उसने मेरे प्रॉमिस को एक्सेप्ट नहीं किया। अब प्रॉमिस या प्रपोजल जो मैंने दिया था, व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जो बाय नहीं कर रहा लेक्चर मेरा, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, अग्रीमेंट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत आगे की बात है, अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और जब अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो फिर सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? So to have a contract, to have an agreement, it is important that there should be someone who makes an offer, and that offer should be what? Accepted. So the moment offer is accepted, we can say that we have an agreement. बात समझ में आ गई? ऑफर क्या हो जाए? एक्सेप्ट। अब एग्जाम्पल देखो सर, आपको पता है ट्रेनें शुरू हो गई है, फ्लाइट शुरू हो गई, आपको मालूम है फ्लाइट शुरू हो गई है, मुझे मैसेज आने लग गए मेक माई ट्रिप से, तुषार पहाड़, वी हैव ऑफर फॉर यू, book a ticket for Mumbai or book a ticket for Delhi and get a 1200 discount on this credit card वगैरह आने लग गए मुझे मैसेजेस। सो दे आर गिविंग मी ऑल द मोमेंट, दे आर गिविंग मी टेम्पटिंग ऑफर्स, ये ले लो वो ले लो ऐसा करके। बट मुझे पता है कि भैया मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं है कोरोना में, और सर मैं तो घर के बाहर नहीं जाना, सर वो तो बोल रहे दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, पगला गया हूँ, मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ है क्या कि मैं टिकट बुक करूँगा? मैं नहीं जा रहा, मैंने टिकट बुक ही नहीं की। सो व्हेन आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, कैन आई ब्लेम देम कि तुमने फ्लाइट कैंसिल क्यों की, तुमने ऐसा क्यों किया? आई कैन ब्लेम, बिकॉज मैं उसका लाभ ही नहीं ले रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने टिकट बुक की है और जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, क्या वो गाली मार सकते हैं? क्या वो ब्लेम कर सकते हैं? यस, वो उनकी प्रॉब्लम है, पर मैंने टिकट ही बुक नहीं किया सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप समझ में आ गया होगा सब कुछ से, जिसमें हमको जाना नहीं है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपल। अभी आपको कार के ऑफर आने लग जाएंगे, बाय कार, न्यू कार आ गई Hyundai की, बाय करो 50,000 डिस्काउंट। आप बस लेना ही नहीं कार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पैसे नहीं कमा रहे हैं, कार का को लेंगे, नहीं लेना है कार, आपने कार ली नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि Hyundai उस कार में स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम था, सारी चीज़ें खराब है उस गाड़ी की, तो कैन यू फाइल ए केस ऑन दैट? नो, क्योंकि आपने कभी बाय नहीं किया। तो पूरी बात की एक बात यही है कि सर अगर आपको ऑफर किया जाए, बट अगर आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ध्यान रखना आपके बीच में क्या नहीं बनाए, अग्रीमेंट नहीं बनाए, ठीक है। So the proposal when accepted becomes agreement. So it is clear that to make an agreement there should be a provision यहाँ पे कि one person proposes to another. Simple line है। I'll delete one more time. I'll show you everything from beginning. और मैं एक पेन भी कलर चेंज हाईलाइटर ले लेता हूँ। So agreement कब create होगा बोलता है? When one person proposes to another and the other accepts it, irrespective, underline the word, irrespective of the fact that it is enforceable or not. ये लाइन बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने अभी बोला था, अंकित ने बोला, अंकित शिवाजी ने, as per section 2H an agreement enforceable by law is contract। तो वो अगला स्टेप है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अग्रीमेंट क्या है, तो इसलिए बहुत अच्छे से बोला है irrespective of, वो enforceable है कि नहीं है। So what is more important? अग्रीमेंट के लिए। तो अंकित की बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो एनफोर्स होना, एनफोर्सिएबिलिटी इज मस्ट। बट अगर हम बात करें फिलहाल अग्रीमेंट की, तो यहां पे एनफोर्सिबिलिटी इज 0, इसकी वैल्यू 0 है। एनफोर्सेबल है कि नहीं है? याद करिए, आपके माँ बाप नहीं, पापा का एग्जांपल, आपके पापा ने बोला बाइक लेके दूंगा, ईटी पास कर बाइक लेके दूंगा, क्या बन गया आपके पापा का एग्जांपल? क्या बन गया एग्जांपल आपके पापा का? वो बन गया अग्रीमेंट। क्यों अग्रीमेंट बन गया सर? क्योंकि वो सिर्फ अग्रीमेंट है। पापा ने ऑफर दिया, ईटी पास कर बेटा, आपने एक्सेप्ट किया और आपने पास करके दिखा दिया, तो ये आपके बीच में, पापा का आपके बीच में क्या बन गया?
अग्रीमेंट बना है। बट क्या आप केस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि सर आपके और आपके पीछे में जो बात हुई थी वो एनफोर्सेबल नहीं है। मास्टर ऑफ माइंड बोलता है सर ओके, सो इफ प्रपोजल एक्सेप्टेड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नो, अभी वही समझा रहा हूं आपको ना, इट्स नॉट ऑल ऑफर विच इज एक्सेप्टेड बिकम प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर, ये देखो यहाँ पे लिखा तो अच्छे से, अगर ऑफर क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो क्या बनता है? अग्रीमेंट बनता है। और जिस दिन वो अग्रीमेंट क्या होगा, एनफोर्सेबल होगा, वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। टाइम है उसको, अभी लेट स्टडी लिटिल बिट, अभी बहुत टाइम है। अपन यहाँ पे पहली बात किसकी कर रहे हैं? प्रपोजल क्या है। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, मैं आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ मैं प्रपोजल क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में कि ऑफर कितने टाइप के होते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। जब हम लोग ऑफर पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, तब जाकर मैं आपको पार्ट बी में, ये अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत सारा एमसीक्यूज भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके बाद जाने के बाद मैं आपको पार्ट बी में यहाँ पर क्या पढ़ाऊंगा? कॉन्ट्रैक्ट। बहुत आगे, बहुत टाइम है अभी, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत टाइम है अभी। पहले कॉन्ट्रैक्ट के सबसे पहले इनिशियल के एग्रीमेंट कंसेप्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनने की सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, और वो ऑफर क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट। अच्छा, तो फिर जैसे मास्टर ऑफ माइंड अभी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऑफर अगर एक्सेप्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो तो क्या बना? अग्रीमेंट। फिर वो आपके मम्मी पापा के बीच का हो सकता है, दो दोस्तों में हो सकता है। मैंने बोला अपने पापा को कि पापा शाम को तैयार है ना, मैं आप घर पे आऊँगा, फिर हम लोग यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे। तो मेरे पापा तैयार है और मैं जल्दी घर ही नहीं आया, लेट आया, तो क्या वो मुझ पर केस फाइल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बट मैंने तो पापा को ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। बोला तो सर ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है सर, ये क्या है? एक अग्रीमेंट है, बराबर। तो अग्रीमेंट हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको आज के लिए, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, सो दैट ज़्यादा जल्दबाजी ना हो। एक बार जब आप लोग मुझे जान जाए, अच्छे से फ्लो में आ जाए, तब हम लोग बातें करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर हम लोग अच्छे से बात करना शुरू करेंगे। तो आज हमने सिर्फ यही पढ़ा, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्ट, मतलब हाउ टू मेक अ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट नथिंग बट अ ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते तो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे सर किस तरह से प्रपोजल होता है अच्छे से, एंड हाउ टू एक्सेप्ट इट, ढंग से पढ़ेंगे पूरा सेक्शन 2A, ठीक है ना। देखो 2A पूरा अच्छे से, विच इज कॉल्ड एज ऑफर, और 2B हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रपोजल, और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे अच्छे से 2B, हाउ टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो हम लोग पहले बात करेंगे ऑफर क्या होता है 2A में, फिर हम लोग बात करेंगे हाउ टू एक्सेप्ट द ऑफर 2B, तो जाके क्या बनेगा? अग्रीमेंट, ठीक है। सो नेहा उपाध्याय बोलते सर, सो व्हेन एनफोर्सेबिलिटी ऑकर्स इट इज रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट। यस, जब वो एनफोर्सेबल, व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी सबको समझता है। एनफोर्सबिलिटी मतलब एनफोर्स करवाना, उसको फोर्सफुली गारंटी से एग्जीक्यूट करवा लेने की कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग ये, ठीक है। अंकित सर कल से मेरा रोज क्लास 12:45 का होता है, हमारे रोज क्लास चल रही है 9 to 10 के आसपास चलता है हमारा कम्युनिकेशन, उसके बाद 10:15 से 11:15 के आसपास चलता है तकरीबन इकोनॉमिक्स, फिर 11:30 to 12:30 चलता है हमारा इसका लॉजिकल रीजनिंग, और 12:45 से 1:45 हमारा चलता है तकरीबन ये। तो आज भी हम लोग यहीं रुकेंगे 2-3 दिन और, एक बार फ्लो में आते हैं, और फिर बाद में हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएंगे अच्छे से, और देखेंगे कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा, जब आने लग जाएगा, एक बार जब ढंग से समझ में आने लग जाएगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, और फिर हम लोग सवा 1 घंटा 1.5 घंटा भी पढ़ना शुरू कर देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। बट अभी सिर्फ यहीं तक पढ़ते एक बार, है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मैं कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, सो दैट आई कैन गेट अ प्रॉपर न्यूज़ फ्रॉम योर साइड कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। सुमित रॉय सर, टिल व्हेन द लाइव सेशन विल बी देयर? इट विल बी बाय टिल सैटरडे तक। क्या आप देख लीजिए हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि डेमो मतलब क्या होता है, डेमो में नॉर्मली एक चैप्टर पढ़ाते हैं, एक वीडियो देते हैं आधे घंटे का, और बोलते हैं लेक्चर बाय कर लो। सो आई डोंट वांट कि आप ऐसे करो, आप 6 दिन देखो, एंड सैटरडे तक के आप डेमो देखो, फिर आपको लगता है तो फिर आप बाय कर सकते हो, सो दैट मंडे से जो लेक्चर रहेंगे वो आपको आएंगे हमारे ऐप में, जो मैं आपको बाद में सबको बताऊंगा नहीं, वो तो सिर्फ उनको बताऊंगा जिन्होंने बाय किया रहेगा, ठीक है ना। कृष्णा बोलता सर आ रहा है, वेरी गुड, चलिए थैंक यू गाइस। सो विल स्टॉप हियर इन दिस वीडियो टुडे, एंड विल सी यू सून टुमारो एट 12:45 अगेन, वेयर वी विल कंडक्ट द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे प्रपोजल और हाउ टू एक्सेप्ट एन ऑफर। राइट गाइस, तो चलो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे का